क्लास 9 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इसके पहले सिविक्स एक्सरसाइज 4 के संबंध में आपको बताया गया था। पुनः आज एक्सरसाइज 5 संस्थाओं का कामकाज अध्याय है। इसका अध्याय संस्थाओं का कामकाज है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि संस्था क्या होता है, संस्था किसे कहते हैं। तो सरकार तो संस्था, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि 13 अगस्त 1990 ईस्वी में एक सरकारी आदेश के द्वारा कार्मिक विभाग को एक लिखित रूप में, आवेदन के रूप में, एक नोटिस के रूप में एक जारी किया गया था। कार्मिक विभाग पुनः इसको कार्य रूप में लाने के लिए इससे संबंधित अधिकारियों, संस्थाओं को वह नोटिस जारी किया। यह नोटिस ठीक एक आवेदन की तरह एक नोटिस जो निकलता है, ठीक उसी रूप में था। तो पुनः यह प्रश्न उठता है कि यह जो नोटिस जो है, यह सूचना जो है, वह किसी एक व्यक्ति के सहमति से इस या किसके द्वारा निकाला गया, पुनः कार्मिक विभाग को किसने सौंपा, यह आदेश किसने जारी किया। तो इसके बारे में, जैसे कोई एक व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। इस निर्णय को लेने के लिए संस्था का होना बहुत जरूरी है। तो संस्थाओं के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। जैसे संसद भवन, संसद भवन क्या है, एक संस्था है। तो संसद भवन के जो अवयव हैं, जो सदन है, इस सबका सहमति जरूरी होता है। जैसे संसद भवन, संसद जब कहते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही आ जाते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के हाथ में 5 उंगली होता है और ये 5 उंगली मिलकर के पंजा बनता है, तो मजबूत किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ा जाता है। अगर इसमें एक उंगली भी हटा दिया जाता है, पंजा कमजोर हो जाता है, अपंग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संसद भवन क्या है, ये संस्था है, इसके अवयव हैं, अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें सरकार के द्वारा जनप्रतिनिधि जो संसद भवन में होते हैं, बैठते हैं, किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी बिंदु पर गहराई से तर्क वितर्क करते हैं। और वहाँ से जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से का आदेश जब मिल जाता है, अनुमति जब मिल जाता है, तो उस काम को, उस कानून को, उस व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए कार्मिक विभाग को भेज दिया जाता है। कार्मिक विभाग पुनः विज्ञापन के माध्यम से या पुनः लिखित रूप में आवेदन देकर संबंधित सभी संस्थाओं को, अपने अधीनस्थ संस्थाओं को सूचित कर देता है, जानकारी दे देता है और उसे व्यवहारिक रूप में, कार्य रूप में लागू करने का आदेश देता है। तो इस प्रकार से ये संस्था है जिसके द्वारा जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। संसद भवन एक संस्था है। कोई भी नियम कानून वहाँ से पारित होता है और पुनः जनहित में लागू होता है। पुनः
आगे हम देखेंगे जब यह आदेश क्या था, एक बीपी मंडल के द्वारा, जैसे अभी तक हम लोग जानते हैं कि आरक्षण जनजाति, अति पिछड़ा हुआ लोगों को मिलता था, लेकिन बीपी मंडल के द्वारा या बीपी मंडल कमेटी के द्वारा एक तीसरा आरक्षण का भी 27% प्रावधान था। क्या? जैसे वैसे लोगों को, वैसे व्यक्तियों को, वैसे समुदायों को आरक्षण मिलना चाहिए जो सामूहिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है। 27% आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से 27% आरक्षण का सिफारिश बीपी मंडल के द्वारा किया गया था। लेकिन जब भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो इस समय बीपी मंडल को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए संसद की बैठक में पेश किए कि सामूहिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वे अन्य समुदायों के समानांतर बन सके। जो पिछड़े हुए हैं उनकी स्थिति में सुधार हो सके, और इस तरह से वे व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए 1980 में इसे व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह इसको व्यवहारिक रूप में लागू करने का आदेश दिए। जब यह मंडल आयोग पूरा भारतवर्ष में जब लागू होना शुरू हुआ तो इस पर पूरा देश भर में काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ, खून खराबा, हिंसा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया। तो पुनः यह हम लोग जानेंगे कि जब विवाद उत्पन्न हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाता है, तो इस समस्या का निदान, इस समस्याओं का निराकरण कौन करता है? इस समस्याओं का निराकरण उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो पुनः यह विपक्षी लोगों के द्वारा यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय में 10 सदस्यीय न्यायाधीश के बैठक में इसका सुनवाई शुरू हुआ। सुनवाई के क्रम में निर्णय यह लिया गया कि इससे जो आरक्षण जो लागू किया गया है इसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता क्या है कि आरक्षण मिलना चाहिए सामूहिक, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति को, लेकिन उसी समूह में, उसी समुदाय में वैसे लोगों को यह 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है। इस प्रकार से यह विवाद समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से यह सारा कार्य जो है संस्था के द्वारा किया जाता है। प्रमुख है तो इस प्रकार से अब कोई भी निर्णय
लिया जाता है तो निर्णय लेने वाले कौन लोग होते हैं? निर्णय जो किसी भी, तो यह है, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत देश है, भारत विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में जानते ही हैं कि जनता ही मालिक होता है, जनता ही सर्वोपरि होता है। तो इस जनता रूपी मालिक का ही निर्णय मान्य होता है। लेकिन 130 करोड़ जो भारत की आबादी है, ऐसा 130 करोड़ लोगों को एक जगह एकत्रित करके, एक जगह बैठक करके करना बड़ा ही मुश्किल है। और तो इस एक व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा बनाया गया, वह लोकसभा, संसद और राज्यसभा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि का अर्थ होता है जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, जनता के। तो इस तरह से भारत को, संपूर्ण भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। संपूर्ण भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। ये 543 लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी दो अन्य लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, वे मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इस तरह से 543 लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। 2 अन्य मनोनीत सदस्य के रूप में भी रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से 545 सदस्य होते हैं और एक जगह ये संसद भवन में, लोकसभा में बैठते हैं। ये पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हितों का रक्षा करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं और देश को मान सम्मान को बढ़ाने के लिए निर्णय लेते हैं, या देश की सुरक्षा का पूरा जिम्मेवारी इनके कंधे पर रहता है। तो इस प्रकार से यह निर्णय जो है इसी सदन के द्वारा लिया जाता है। पुनः यहाँ से निर्णय लेने के बाद एक द्वितीय राज्यसभा जो है, जो लोकसभा संसद के सदन हैं, राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और राज्यसभा से जब वह विधेयक, वह कानून, नियम जब पारित हो जाता है तो फिर पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मुहर लग जाने के बाद वह नियम कानून पारित समझा जाता है। पुनः उस कानून को संसद भवन से पारित समझा जाता है और वह विधेयक कार्मिक विभाग को भेज दिया जाता है। कार्मिक विभाग के अधिकारी उस पर अपना मुहर दस्तखत हस्ताक्षर करके पुनः अपने अधीनस्थ संस्थाओं को भेज देते हैं। इसे व्यवहारिक रूप में लागू कराने के लिए ये नौकरशाहों को भी सुपुर्द करते हैं कि हर हालत में, हर परिस्थिति में इसे लागू होना चाहिए। इसका जो उल्लंघन करता है, वो अपराध करता है, उसे इसका सजा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी निर्णय जो है वो संसद भवन के द्वारा लिया जाता है और पुनः उसे व्यवहारिक रूप से वहाँ से पारित होने के बाद लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार से कोई भी निर्णय लिए जाते हैं, कोई भी नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। जो आपको 1990 में जो लागू हुआ मंडल आयोग, व्यवहारिक रूप से इस का मुख्य कारण 1980 में ही यह मंडल आयोग
बनाया गया था और इस आयोग में दबे कुचले को उत्थान के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था। 1990 में इसे विश्वनाथ प्रताप सिंह व्यवहारिक रूप से लागू किए और उस पर विवाद खड़ा हुआ। फिर अंतिम सुनवाई जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के बाद सभी लोग आश्वस्त हो गए, इसको विवाद समाप्त हो गया। तो अब राज्यसभा के संबंध में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि राज्यसभा भी एक जनप्रतिनिधि सभा होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के वयस्क नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के वयस्क नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता। लेकिन कोई भी देश का वयस्क नागरिक यह नहीं कह सकता है कि मैंने भी कभी राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव में मतदान किया है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर के जनता के द्वारा परोक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि जो राज्यसभा जो विधानसभा, राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा, इन राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इसलिए ये राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों का संख्या 245 होता है। इसमें 245 में 12 सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत, तो मनोनीत सदस्य कौन होते हैं, वे ऐसे सदस्य होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं, विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या अन्य विषयों में विशेष जो ज्ञान रखे हो, वैसे व्यक्तियों को मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा में रखा जाता है, ताकि राष्ट्र के हित में कभी भी इनसे निर्णय लिया जा सकता है। और यही कारण था कि जब भारत के भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, उनके विपक्ष में उनके ही क्षेत्र से राम मनोहर लोहिया भी चुनाव लड़ते थे। लेकिन हमेशा राम मनोहर लोहिया चुनाव हार जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे। लेकिन हारने के बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत सदस्य के रूप में राम मनोहर लोहिया को संसद भवन में हमेशा रखते थे। इसलिए रखते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि विपक्षी मजबूत होना चाहिए। यदि विपक्षी दल मजबूत नहीं हो रहेगा तो सरकार की खामियों को, त्रुटियों को कौन बताएगा। जो गलत कार्य होता रहेगा उसको रोकथाम करने का काम कौन करेगा। इस प्रकार इसके कारण यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू राम मनोहर लोहिया को हमेशा संसद भवन में रखा करते थे। ठीक उसी प्रकार से भारत के अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा चुनाव हारने के बावजूद भी, यानी भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमेशा इनको मनोनीत सदस्य के रूप में संसद में रखा करती थी, क्योंकि ये राष्ट्र हित में और विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे और इसके कारण हमेशा इस संसद भवन के में मनोनीत सदस्य के रूप में रहते थे। और जब भी जरूरत पड़ता था तो विदेश में इन्हें भारत के तरफ से इनको भेजा जाता था। तो इस तरह से यानी संसद का मनोनीत सदस्य का 12 जो रखे जाते थे ये विशेषज्ञ होते थे। ठीक इसी प्रकार से अब राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव भारत में कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। जैसे भारत में
राष्ट्रपति का चुनाव तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, परोक्ष रूप से होता है, क्योंकि भारत के वयस्क नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव का नियम है, एक तौर तरीका है, एक सिस्टम है। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक के प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। फिर दोबारा समझ लीजिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब एक भारत आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है अनुपात, संख्या। प्रतिनिधित्व यानी उसका वैल्यू, मूल्य कितना के बराबर कितना, यानी इसमें प्रत्येक राज्य के विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अब पुनः यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य एक बराबर जनता के कहीं नहीं बांटा गया है। मान लिया जाए उदाहरण के रूप में कि किसी जैसे बिहार में प्रत्येक यानी 20 लाख 15 लाख पर एक विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या पर बनाया गया है। तो यहाँ का एक विधायक जो है वह 15 लाख जनता का मालिक होता है। 15 लाख जनता उसके पक्ष में मतदान किए हैं। 15 लाख जनता से वह समर्थन प्राप्त करके और विधानसभा का सदस्य बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी राज्य का 15 की जगह 7.5 लाख है यानी रखा गया है, जहाँ पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है, तो 7.5 लाख, तो अगर वहाँ का अगर विधायक चुनाव जीतता है तो वह 7.5 लाख यानी जनता का उसे समर्थन प्राप्त है। तो अगर दोनों क्षेत्रों के, दोनों राज्यों के विधायकों के वोट का अगर बराबर महत्व दिया जाएगा तो यह बेईमानी हो जाएगा। जहां 15 लाख जनता का जो समर्थन है तो 15 लाख जनता का समर्थन है और 7.5 तो था, इसलिए अनुपात देखा जाता है जनता का। 7.5 का एक वोट तो 15 लाख के जहाँ विधायक हैं 2 वोट उसके काउंटिंग में, गिनती में रखा जाता है। इस प्रकार का एक पैमाना, एक लिस्ट पूरे तैयार करके गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, किस राज्य के वोट का कितना महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। वह उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इसमें भी राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति के नियुक्ति में यानी एक सूची, एक लिस्ट प्रधानमंत्री के द्वारा या जो पार्टी होता है, दल होता है, उस दल के बहुमत दल का जो नेता होता है, मुखिया होता है, वह एक सूची बनाता है कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन विदेश मंत्री, कौन रेल मंत्री। इस प्रकार का एक लिस्ट, एक सूची तैयार करके और सबसे पहले वह कैबिनेट के मंत्रियों के लिए वह राष्ट्रपति के पास एक लिस्ट सौंपता है, एक लिस्ट सुपुर्द किया जाता है और इस प्रकार से एक एक करके राष्ट्रपति सारे मंत्रियों को पद पर नियुक्ति करवाते हैं, शपथ ग्रहण दिलाने का कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का एक तौर तरीका, सिस्टम है। पुनः
राष्ट्रपति लोकसभा का एक अंग माना जाता है, एक अवयव माना जाता है। पुनः उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक अवयव अंग के रूप में माना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया गया। पुनः आगे आपका है प्रमुख नीतिगत